मित्रों नमस्कार। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह हमारे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है और वह काफी अच्छे से चल रही है और वो 3000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। यह कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा है। राहुल जी को बधाइयाँ कि वह इतना परिश्रम कर रहे हैं और वह भी इस कड़कड़ाती ठंड में टी शर्ट में रहते हैं। इसके लिए भी शुभकामनाएं, क्योंकि वह किसानों, मजदूरों और गरीबों का दर्द समझना चाहते हैं और एक तरह से यह साबित कर रहे हैं कि भारत के मजदूर और किसान कपड़े नहीं पहनते हैं। मतलब वह इस स्थिति में हैं, यानी इतने गरीब हैं कि उनके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं। तो फिलहाल इस बात से शायद ही कोई सहमत हो। आप गांव देहात में भी चले जाइए तो हमारे जो मजदूर और किसान हैं वह काम करते वक्त ही कपड़े नहीं पहनते हैं। मतलब उतना ही पहनते हैं जितना काम में बाधा न पहुंचाए। अब राहुल गांधी जी लगातार पैदल अगर चल रहे हैं तो उस दौरान भी कपड़े कम किए जा सकते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि उनके जो सराउंडिंग में जो आसपास लोग रहते हैं वो पर्याप्त जाड़े के कपड़े पहने रहते हैं और जाड़े से बचना बेहद जरूरी है। और हमारे राहुल गांधी नवयुवक हैं। हमारे राजनीति में नवयुवक होने की अजीबोगरीब शर्त है। यह एक उपाधि जैसी होती है। आपकी उम्र कितनी भी हो जाए, आप युवा ही रहते हैं। अब 52 साल के हमारे राहुल गांधी नवयुवक हैं। अच्छी बात है। 80 साल के हो जाएंगे तब भी नवयुवक रहेंगे, क्योंकि उपाधियां और जो संज्ञाएं, विशेषण नाम के साथ जुड़ जाते हैं वह हमेशा लगे रहते हैं। तो नवयुवक राहुल गांधी को चिर युवा बने रहने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे देश की कुछ और भी विशेषताएं हैं जो प्रायः हम लोग जानते हैं पर अक्सर मानते नहीं। मतलब हमारी आबादी। मतलब हम अप्रैल महीने में दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश हो जाएंगे। वह तारीख 14 अप्रैल होगी जब हम 142 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएंगे और चीन को पीछे छोड़ देंगे। इसके लिए भी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि हम लगातार कितना मेहनत कर रहे हैं और चीन को पीछे छोड़कर ही मानेंगे और इस साल छोड़ भी देंगे। चलिए, कोई ऐसा मोर्चा है जहां पर दुनिया का कोई और देश हमसे मुकाबला नहीं कर सकता है और इस बार इस बात में सभी सहमत भी हैं। इससे अच्छी बात क्या होगी। बाकी मोर्चों पर हम आगे पीछे होते रहते हैं और आलोचनाएं और असहमतियां भी होती रहती हैं, पर यही एक ऐसा फ्रंट है जहां पर हम सारे लोग सहमत हैं और पूरे जी जान से लगे हुए हैं कि कोई दुनिया का कोई और देश में कोई है भी नहीं चीन के अलावा, उसको हम पीछे छोड़ देंगे। और चीन है कि इस दौड़ में हमसे पीछे रहने के लिए तैयार है और वह अपने नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाएं और बाकी चीज़ों में काम करके, जागरूकता फैला के, सख्ती करके अपनी बढ़ती आबादी पे लगभग काबू पा लिया है। तभी तो हम उसको पीछे छोड़ रहे हैं। खैर, यहाँ बढ़ती आबादी के फायदों की बात हो रही थी। तो ये जो बढ़ती आबादी होती है, मतलब बड़ी आबादी जो होती है, यह किस काम में आती है। अगर इसको हम मानव संसाधन में न परिवर्तित कर सके तो यह बड़ी आबादी जानते हैं किस काम में आती है, भीड़ बनने में। तो जो हमारी राजनीतिक दलों की रैलियां होती हैं, जनसभाएं होती हैं, उसमें भीड़ बड़ी आसानी से मिल जाती है। आप पश्चिम बंगाल चुनाव को याद करिए, बीजेपी की रैलियों में खूब भीड़ हो रही थी और वो प्रमुख विपक्षी दल भी बन गए। हालांकि मीडिया में कहा जाता है कि बीजेपी हार गई। अरे भाई, हारे वहां पर कम्युनिस्ट और कांग्रेस वाले हैं। बीजेपी और तृणमूल दोनों पार्टियां वहां जीत गई हैं, क्योंकि कांग्रेस और कम्युनिस्टों का सफाया हो गया है। अब तो सत्ता में तृणमूल ने वापसी की है, मतलब हार बचा लिया उसने और बीजेपी प्रमुख विरोधी दल हो गया। तो जीती तो दोनों पार्टियां। खैर, आप गौर करिए कि जो हमारे राजनीतिक दल और समूह हैं वो किसी खास धार्मिक और जातीय गिरोह की तरह हैं कि नहीं।
आप सहमत असहमत हो सकते हैं, होइए, या फिर आप अपनी खुद की जाति और धार्मिक चेतना को देखिए और बताइए कि आप समर्थक और विरोधी उसके किस वजह से हैं। आप फला पार्टी, फला दल, फला संगठन को सपोर्ट कहीं इस वजह से तो नहीं करते हैं कि आप खास जाति और धर्म से संबंध रखते हैं, मतलब उसी जाति और धर्म के हैं, आप इस जाति के हैं इसलिए आप इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप इस धर्म के हैं इसलिए आपको लगातार उसका विरोध करना है। मतलब ये लगातार चलता रहता है और आपके सही और गलत होने का तो सवाल ही नहीं उठता। मतलब तथ्यों, तर्कों, आंकड़ों पर कोई बातचीत नहीं करनी है। मैं समर्थन करता हूं इसलिए मैं समर्थन करूंगा, मैं विरोध करता हूं इसलिए मैं विरोध करूंगा। इसके लिए मुझे कोई वजह नहीं चाहिए क्योंकि मैं विरोध करता हूं इसलिए विरोध करूंगा। आप देखिए जो समाचार चैनल, मतलब टीवी चैनल हैं, यूट्यूबर हैं, तो वो एक खास विचारधारा को, विचार को प्रभावित करने के लिए, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए या फिर उसको महिमा मंडित करने के लिए खास तरह की चीजों को ढूंढकर ले आते हैं। मान लीजिए कोई घटना घटी है तो उसके पूरे संदर्भ नहीं बताए जाते हैं, उसमें से किसी एक बिंदु को लिया जाता है और उसी से सारी चीजों की व्याख्या शुरू हो जाती है। तो ये जो विचारों की व्याख्या करने की जो प्रक्रिया चल रही है या खेल चल रहा है, ये नरेटिव बिल्डअप है कि एक खास पक्ष में आपको मोल्ड करने की कोशिश होती है। उसकी सारी वजहें नहीं बताई जा रही हैं, तो इसी को जो है सेलेक्टिव ट्रुथ कहा जाता है। कि अब आइए इस घटना में से इस बात को निकाल लिया जाता है कि कब जाति बतानी है, कब जाति छुपानी है, कब किस फोटो और वीडियो को किस संदर्भ में कहना बताना है। और यह काम सारे समाचार चैनल और लोग कर रहे हैं और आपको वह बात अच्छी लगती है तो आप भी उसी खास परसेप्शन में झुके हुए हैं। खैर, ये चीजें कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से चल रहा था, बस आपके देखने और समझने के संदर्भ और समझ में अंतर था। अब थोड़ा सा मीडिया एक्सपोजर बढ़ गया है तो हर तरह के लोग अपनी बात कहने के लिए मंचों का इस्तेमाल करने लगे हैं। मतलब आप बात कहने से किसी को रोक नहीं सकते हैं। खास तौर पर जो ये सोशल नेटवर्क है उसने ये भरपूर आज़ादी हमारे देश में दे रखी है। कोई राजनीतिक दल, व्यक्ति या संगठन अगर इस बात की शिकायत करता है कि उसे कहने नहीं दिया जा रहा है तो यह सबसे बड़ा झूठ है। आप कह सकते हैं जैसे मैं बिना किसी संसाधन के एक मोबाइल फोन से और छोटी सी कनेक्टिविटी से अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, तो सोचिए राजनीतिक दल और संगठन कितनी आसानी से अपनी बातें पहुंचा सकते हैं और वो रोना वही रोते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमें कहने नहीं दिया जा रहा है। मतलब यह शिकायत सरकार के समर्थकों को भी और विरोधियों को भी। समर्थकों को उतना समर्थन नहीं मिल रहा है और विरोधियों को भी उतना समर्थन नहीं मिल रहा है। भाई यह सारी बातें वाहियात हैं। हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी कुछ ज़्यादा ही है और वह इतनी ज़्यादा है कि आप दलों और व्यक्तियों का विरोध करते करते कभी देश के विरोध में चले जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है कि ये जो नरेटिव बिल्डअप हो रहा है आप किसके शिकार हो रहे हैं। और शिकार होना भी स्वाभाविक है क्योंकि आम आदमी को और जो सामान्य लोग हैं उनको इसका खेल समझ में नहीं आता है। और ये चीज़ें हो रही हैं कि कंपनियां किस तरीके से किस बात को आगे बढ़ने देती हैं, किस बात को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। अब देखिए ट्विटर है, फेसबुक है और आपका यूट्यूब है, ये सब इंटरनेशनल नेटवर्क हैं, केवल भारत में भारतीयों द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। अब इंटरनेशनल इंटरेस्ट, कौन सा देश इसको कैसे मैनिपुलेट कर रहा है और किस कंपनी का कहाँ पे इंटरेस्ट है, उस हिसाब से ही चीज़ों को ये आगे बढ़ने देते हैं। अब आपको सही गलत लगता है ये आपकी अपनी समस्या है। तो अपने राहुल भैया की रैली पर आते हैं तो हमारे यहाँ भीड़ एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब एक छोटे से जिले, मतलब मैं जिस जिले का हूँ प्रयागराज का, आपको इसका एग्जाम्पल देते हैं। हमारे जिले की आबादी 60 लाख से ऊपर है।
और सभी तरह के जाति धार्मिक समूह यहाँ भी मौजूद हैं। और यही स्थिति हर प्रदेश और पूरे देश की है। आप चाहे जिस जाति समूह से हो, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 की संख्या बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और यदि आप 10 से 15 लाख रुपए खर्च करने की स्थिति में हैं, तो 2-4 लाख की भीड़ आप बस बड़ी आसानी से इकट्ठा कर लेंगे। तो हर रैली का जो खेल है वो यही है। और कुछ लोग तो बाकायदा प्रोफेशनल रैलीबाज हैं कि अगर उनको नाश्ता और कन्विंस मिल जाएगा तो वो हर रैली में जाते हैं। उनकी बाइक और गाड़ी पे रैली के हिसाब से बैनर, पोस्टर और झंडा लग जाता है। अब बताइए, आप कैसे तय करेंगे कि यह भीड़ कैसी और कौन सी है? और आप बहुत सारे छलावे में रहकर ढेर सारी उम्मीदें पाल लेते हैं। और ऐसा सभी राजनीतिक दलों के साथ है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा, बसपा, टीएमसी, XYZ कोई भी हो, कि जब वो कहीं रैलियां करते हैं तो ये प्रायोजित भीड़ और लोग मनोरंजन के लिए भी इकट्ठे हो जाते हैं। और हमारी सड़कों की हालत तो ये है कि आप किसी भी सड़क पर निकलिए, 10 मिनट अगर ट्रैफिक जाम हो जाएगा तो 5 किलोमीटर तक आपको भीड़ ही भीड़ और रेला ही रेला नजर आएगा। अब फोटो वीडियो मेकर्स मतलब कैमरे का खेल शुरू हो जाता है और वो उस भीड़ को चाहे जैसे दिखा सकते हैं। मान लीजिए आप 100 लोगों को झंडे, बैनर लेकर हर जगह उनको फैला दीजिए और सड़क के जाम में आपको लगेगा कि रैली ही चल रही है। और 200, 500, 1000 लोगों को तो आप मैनेज कर ही सकते हैं। ऐसा सभी राजनीतिक दल करते हैं। और राहुल जी पहली बार इस तरह की बड़ी रैली और रेला लेके निकल रहे हैं, वो भी भारत जोड़ो यात्रा के नाम से। अच्छा, एक राजनीतिक संगठन जो कि लगभग सत्ता से बाहर हो चुका है, 1-2 राज्यों में किसी तरीके से बचा और बना हुआ है, और उसके पीछे कोई कांग्रेस पार्टी का योगदान नहीं है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वह कुछ कर रहा है, बल्कि स्थानीय स्तर पर जो वर्तमान सरकार रहती है उससे कुछ समय बाद लोग उब ही जाते हैं और वो सत्ता परिवर्तन के लिए विकल्प की तलाश में रहते हैं। ऐसे में वहां जो भी बेहतर दल होता है और लोग रहते हैं उसके पक्ष में वोटिंग होती है। यही हमारे यहाँ का पैटर्न है। पर हमारी कांग्रेस पार्टी अपने स्थानीय और क्षेत्रीय नेतृत्व को लगातार कमजोर करती जा रही है। सोचिए, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्य में इनका सर्वे सर्वा, कर्णधार, आगे नेतृत्व करने वाला कौन है? पूरी पार्टी इस बात को लेकर कंफ्यूज है। भाई मान लीजिए अगला चुनाव होना है, अभी से विधानसभा, लोकसभा चुनाव के लिए जो प्रत्याशी हो, अगर आप उस राज्य में नहीं हैं तो वहां पर घोषित कर दीजिए। वह व्यक्ति लगातार अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहेगा, परिश्रम करेगा, जनता से जुड़ेगा और एक विकल्प के रूप में खुद को प्रस्तुत करेगा। पर कांग्रेस पार्टी यह करने में नाकाम रही है। और कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है जहां पर अब भी उसके पर्याप्त कार्यकर्ता और उसके समर्थक मौजूद हैं जो भावनात्मक रूप से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है यह बात पता नहीं क्यों समझ पा रहा है, नाकाम है पूरी तरीके से। कांग्रेस का कोर वोटर सोचिए क्या हुआ करता था, अल्पसंख्यक, दलित और सवर्ण, यही थे। और जिन राज्यों में इन समूहों की पार्टियां बन गई वहां पर कांग्रेस खत्म हो गई, या फिर कांग्रेस वहीं पर है जहां कांग्रेस बनाम बीजेपी चुनाव है। और जनता को एक बेहतर विकल्प चाहिए। अब राहुल गांधी जी को लीजिए, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, नवयुवक हैं, अच्छा है, एक आज्ञाकारी पुत्र, एक अच्छे पुत्र, भाई और आधुनिक भारत के प्रतिनिधि के रूप में आप शानदार हैं। पर आप पता नहीं क्या होना चाहते हैं, मोदी बनना चाहते हैं या कुछ और बनना चाहते हैं। हमारे पास पहले से एक मोदी है और हम उससे संतुष्ट हैं, उनका काम अच्छा है, यह भी कोई कहने की बात नहीं है। हम विरोधी हो सकते हैं लेकिन अगर उनका मूल्यांकन करेंगे तो निश्चित रूप से हम मोदी के समर्थन में ही रहेंगे। और अच्छा काम कर रहे हैं तो सत्ता में बने रहने में कोई हर्ज नहीं है। और आप तो अभी नवयुवक हैं, जनता के बीच रहिए, करिए, आपको प्रधानमंत्री ही बनना है। बस अपनी समझ और बात रखने के तरीकों में परिपक्वता लानी होगी। अगर मैं आपका अंध समर्थक न हूं
तो मैं आपके पक्ष में कोई बात नहीं कर सकता। आप जब भी बोलते हैं या जब भी कुछ कहते हैं उसमें बहुत हल्कापन हो जाता है। आप कुछ भी बोल देते हैं, आप जाड़े को लेकर बोल रहे हैं, आप टी शर्ट को लेकर बोल रहे हैं, बाकी लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, आपको ट्रोल करते रहते हैं, तो वो उतना बुरा नहीं है। लेकिन जब आप कुछ ऐसी बात कहते हैं तो वह छोटी बात बन जाती है। आप भारत पर स्वाभिमान, अभिमान और भारत के प्रधानमंत्री और दलों को लेकर भी इसी तरह से अगर गंभीरता बनाएं तो बहुत अच्छा होगा। कुछ भी बोल देना अच्छा नहीं होता है। और राहुल गांधी को हम बूढ़े, कमजोर राहुल गांधी के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। राहुल गांधी चिर नवयुवक रहे, हम भी यही चाहते हैं। आधुनिक भारत का नवयुवक जो आधुनिकता का प्रतीक हो, भारत जोड़ो का प्रतीक हो, यही चाहिए। और हर नवयुवक को ऐसे ही चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बस भारत के नो इंडिया प्रोजेक्ट जो आपका है, आपकी भाषा और समझ जो है वो कभी कभी मैच नहीं करती, शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप कुछ भी ऐसे ही बोल देते हैं, तो मत बोलिए, थोड़ा सा सुनिए, देखिए और अपनी बात। अभी हाल ही में आपके जो फोटो वीडियो आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन हैं। निश्चित रूप से भारत जोड़ो जैसी यात्राएं करते रहिए, और भारत कभी टूटा नहीं था, ये भी सत्य है। एक राजनीतिक जो लक्ष्य है आपका, उसकी तरफ आगे बढ़िए। और राहुल गांधी की एक परिपक्व छवि जनता के बीच में जाए, यह कोशिश भी जरूरी है, क्योंकि जो पप्पू की छवि है उसे आप ही को तोड़ना है। और आप लगातार गंभीर दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ टी शर्ट में जाड़े में रहने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी का वो पजामा कुर्ता, उस पर ब्लैक जैकेट अच्छा लगता था, और आप भी अच्छे लगते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिम्मेदारियां लीजिए। और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी भी राज्य में बी, सी, डी टीम आप बनने की कोशिश मत करिए। चुनाव में हारना कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार न रहे, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। फिर भी आप क्षेत्रीय दलों से समझौता महज इसलिए करने लग जाते हैं कि आपको बीजेपी को हराना है, और बीजेपी को हराने के चक्कर में कांग्रेस को खत्म कर देना, मतलब हम आम लोगों का विकल्प खत्म कर देना होता है। कहीं भी समझौते मत करिए और हार से डरिए मत। बीजेपी को सत्ता में आती है, आने दीजिए। आप भी लगातार 60 साल तक सत्ता में रहे हैं। अगर बीजेपी 15-20 साल सत्ता में रहती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और एके एंटोनी समिति की जो रिपोर्ट है उसको थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करिए कि आपको बहुसंख्यक विरोधी नहीं दिखना है। और भारत में हिंदुत्व कार्ड चल चुका है, और जनता हिंदुत्व होने और हिंदू होने का मतलब समझती है। इस पे कोई भी स्टेटमेंट देने से बचिए कि जनता पर्याप्त समझदार और जागरूक हो चुकी है। अभी आप बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने नहीं गए, राम मंदिर भी नहीं गए हैं, और आप हिंदू होने का जो प्रक्रिया है, प्रक्रम है, रच रहे हैं। अच्छी बात है, आप हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। मतलब जो प्रतीक हैं वहां भी आपको जाना पड़ेगा। जब आप बाबा विश्वनाथ या राम मंदिर में राम जी के दर्शन के लिए नहीं जाते हैं तो एक तरीके से ये धर्मस्थल बीजेपी के धर्मस्थल घोषित हो जाते हैं। तो उससे बचिए और इन जगहों पे पहुंचिए, और अपनी भी मंदिर निर्माण में जो दान देने की श्रृंखला है, परंपरा है, उसका भी निर्वहन करिए। तभी तो आप साबित होंगे। क्योंकि विरोध के चक्कर में खुद का अस्तित्व मिटा देना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। राहुल गांधी जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत जोड़ो यात्रा आपकी सफल है, क्योंकि भीड़ से ही लोग आकलन करते हैं। मगर भीड़ की भीड़ पे मत जाइए, क्योंकि भीड़ तो हमारे यहाँ एक सामान्य बात है। और मीडिया वालों के लिए मसाला चाहिए तो बड़ी भीड़ उनको दिखती है और वो तुरंत रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। पर भीड़ का समूह कौन सा है, उसमें कौन से लोग हैं, इसका भी आकलन होना चाहिए। और मीडिया में जब कभी बात होती है तो लोगों से पूरा नाम, मैं तो हमेशा कहता हूँ, पूछा जाना चाहिए आप किस जाति धर्म संगठन से बिलोंग करते हैं। फिर वह बात वह क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, आपको अपने आप पता चल जाएगा। क्योंकि बात कहने के पीछे ज्यादातर यही वजह रहती है, न कि उसके पीछे कोई समझ होती है। तो मीडिया मित्रों से मेरा अनुरोध है कि जब भी आप बात करिए पूछिए कि आपका पूरा नाम क्या है,
आपकी जाति कौन सी है, आप किस संस्था संगठन से बिलोंग करते हैं, आपके कहने बोलने के पीछे रीजन क्या है। और इसमें संकोच मत करिए, क्योंकि विमर्श करने में जातीय समस्याएं हैं, क्षेत्रीय समस्याएं हैं, अगर हम इसी से भाग जाएंगे तो वास्तविकता का पता नहीं चलेगा। तो खुल के बात करिए, कहिए। जात पूछने मतलब वही ना, कौन जात, पूछिए, तभी ये चीजें टूटेंगी। और इसकी जिम्मेदारी जागरूक मीडिया कर्मियों की भी है, क्योंकि आप सिर्फ मनोरंजन नहीं देते हैं, आप समाज का आईना है। और चेहरा, जो समाज में लोग हैं उनके गंदे चेहरे को दिखाना भी हम लोगों का ही कर्तव्य है। तो यह जो ललित निबंध है, प्रवचन है, उपदेश है, इसी के साथ अभी की बात खत्म किया जाता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।